रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 34 दिन हो गए हैं। युद्ध को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के दोनों देशों की तरफ से ठोस नतीजा निकालने की उम्मीद जताई। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चिट्ठी पर पुतिन बुरी तरह भड़क गए हैं। दरअसल जेलेंस्की ने चिट्ठी में लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा और वो शांति वार्ता के बाद युद्ध रोक सकता है, लेकिन पुतिन जेलेंस्की की शर्तों को लेकर भड़क गए और कहा कि वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। वहीं रूस ने एक बार फिर से परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी दी है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जंग में परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात कही है। पेस्कोव ने कहा है कि अगर जंग में रूस पर खतरा हुआ तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और पुणे में ओला और ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग की जांच सेंटर फॉर एक्सप्लोजिव और एनवायरमेंट सेफ्टी करेगी। परिवहन मंत्रालय ने आदेश दे दिया है। सरकार ने CFEES को भी ये सुझाने को कहा है कि आग इस तरीके की घटनाएं ना हो। इसके लिए भी कोई प्लान हो तो बताएं। डिटेल्स के लिए हमारे साथ रोहन मौजूद हैं। तो रोहन, बताइए एग्जैक्टली क्या यहाँ पर आदेश दिया गया है और क्या अब आगे कदम उठाए जा सकते हैं? जी, सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि ये जो मामले हैं ई स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं हैं उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे इस पूरे मामले की डिटेल में जांच करने को कहा गया है। सिर्फ ओला S1 Pro जो स्कूटर है, जो मामला पुणे में सामने आया था, सिर्फ वो नहीं बल्कि ओकिनावा स्कूटर का भी जो इसी तरह का एक मामला सामने आया था, वेल्लोर से जो घटना हुई थी, इन दोनों मामलों की जाँच करने के लिए कहा गया है। और जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो डिटेल में जांच की जाए किस तरह की केमिस्ट्री है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको पूरे डिटेल में एनालाइज किया जाए। और साथ ही दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो रिमेडियल एक्शन क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसको लेके भी सुझाव दिए जाए एजेंसी की तरफ से, जो कि DRDO का एक विंग है ये, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको रोकने में मदद मिल सके। तो EV स्कूटर में आग लगने के इंसिडेंट की होगी जांच और इसी से जुड़ी डिटेल्स रोहन बताते हुए। शुक्रिया रोहन, ये तमाम बातें बताने के लिए। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स भी आज चढ़ते हुए दिखे। सेंसेक्स 350 तो निफ्टी 103 अंक बढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताइए मार्केट की क्या की हाइलाइट्स रही आज? देखिए, आज के शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते की दूसरे दिन जबरदस्त पारी हम देख रहे हैं बाजार में। 100 पॉइंट निफ्टी में बढ़त और 350 पॉइंट करीब करीब आपको सेंसेक्स में तेजी होती हुई दिखाई देगी। इसका मुख्य कारण ऑब्वियसली ये है कि जो क्रूड ऑयल में हमने 5-6% की गिरावट देखी है पिछले दिनों, उसके कारण भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बास्केट पे आपको रिलीफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज HDFC और HDFC बैंक यानी HDFC ट्विंस ने कमाल करके दिखाया। दोनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी के चलते आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन बाजार में होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम देखें, बाइंग आपको ऑटो और फार्मा शेयर्स में भी देखने को मिली। आज सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट रहा मार्केट में, वो था हीरो मोटोकॉर्प को लेके, क्योंकि ये स्टॉक लगभग 10% इंट्राडे गिरा, क्योंकि जो IT रेड्स रिसेंटली कंपनी के ऊपर हुई थी न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके बाद लगभग 1000 करोड़ के बोगस ट्रांजैक्शंस और एक्सपेंसेस पाए गए हैं हीरो मोटोकॉर्प में, और करीब करीब 100 करोड़ रुपए की लेन देन कैश में प्रमोटर्स की तरफ से हुई है, ऐसा ANI की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद आपने स्टॉक पे दबाव बनता हुआ देखा। ओवरऑल बेसिस पे बाजार में आज लार्ज कैप्स और F&O स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा ट्रेडिंग डे। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कहां एक्शन रहा सबसे ज्यादा? तो देखिए, एज यूजुअल अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी तेजी, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, HDFC और HDFC बैंक में देखने को मिली, और दोनों ही स्टॉक्स में आपको लगभग 1.5-3% के आसपास की तेजी दिखेगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल एनालिस्ट मीट करने के बाद 2 दिन लगातार 3-3% के गेन के साथ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम IT स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ इन्फोसिस सबसे ऊंचे पायदान पे तेजी दिखा रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, स्टॉक 7% नीचे। ONGC, कोल इंडिया और ITC जैसे शेयर्स में हमने काफी दिनों से प्रेशर देखा है। इनफैक्ट ONGC और कोल इंडिया की बात करें तो दोनों ही ये सरकारी कंपनियां 3-3% के दबाव के साथ बंद हुई।
मिड कैप गेनर्स की बात करें तो काफ़ी लिस्ट लंबी है। यहाँ अगर हम देखें फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अलावा बिरला कॉर्प टांडला सॉल्यूशन में लगभग 10% की तेजी और 5 से 7% की तेजी आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट और इंटेलेक्ट जैसे शेयर्स में आती हुई दिखाई दी। मैं जिक्र कर रहा था फर्टिलाइजर शेयर्स की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज हमको देखने को मिला। आरसीएफ में 13% की तेजी, नेशनल फर्टिलाइजर में 8% और जो गुजरात की स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है और चंबल फर्टिलाइजर, इन दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे ट्रेडिंग फ्लोज आपको देखने को मिले। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो कई पॉकेट्स थी जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तो एक रौनक थी ही, और ये तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद होने में कामयाब हुए हैं। सीमेंट स्टॉक्स में हमने सुबह से ही स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी और वही स्ट्रेंथ आखिर तक भी टिकी इस पूरे ही पैक में। कई स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट हमने देखा, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प जिसका इतने जिक्र किया। आईटी सर्च से जुड़ी डिटेल्स आने के बाद स्टॉक नीचे गिरा और 7% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ आज के सेशन में। अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी नजदीक है, सिर्फ 2 सेशंस ही हैं, तो अगले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है वॉलेटिलिटी भी हम मार्केट्स में आते हुए देखें। तो ये रहा आज मार्केट का हाल। लेकिन एक चीज और है, अगर आप पिछले 1 साल की बात करेंगे यानी वित्त वर्ष 2022 की, तो इस पूरे साल में हमने काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने बम्पर रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी रहे हैं। तो काफी उथल पुथल भरा ये साल था। और इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही है, स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि अब सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं इस वित्त वर्ष को खत्म होने में, तो क्या लेखा जोखा रहा इस पूरे साल का, उस पर हम चर्चा करेंगे। निवेशकों ने बाजार को, क्योंकि कई स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न बनाकर दिए हैं, कुछ स्टॉक्स ने हालांकि निवेशकों को निराश भी किया है। तो कैसा रहा पूरा साल, बता रहे हैं सुमित। बताइए सुमित, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस वित्त वर्ष में अब तक इंडेक्स की तरफ से एक बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब 18% के आसपास का रिटर्न इंडेक्स ने दिया है और साथ साथ सेंसेक्स में भी रफली 17% के आसपास रिटर्न है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आउट परफॉर्मेंस है। मिड कैप में करीब करीब 23-23.5% का रिटर्न और स्मॉल कैप में 26% का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है इस पूरे वित्त वर्ष में। कुछ स्टार जिसमें एक बढ़िया मूव रहा, उसमें मेटल स्पेस, ये पूरा साल जो है मेटल के लिए एक शानदार रहा। हिंडाल्को 92%, टाटा स्टील 74%, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील 65%, यानी कि टॉप 5 गेनर में 3 नाम जो है मेटल की तरफ से हैं। इसके अलावा ओएनजीसी 67% का रिटर्न, यहां पर भी क्रूड के चलते एक अच्छी तेजी इसमें भी देखने को मिली। इसके अलावा लार्ज कैप लूजर्स की अगर बात किया तो उसमें एचडीएफसी लाइफ 22% का फॉल, हीरो मोटोकॉर्प लगातार गिरावट जारी है, साल के निचले स्तरों पर है 19% के आसपास का फॉल, श्री सीमेंट 16%, एचयूएल 14% और ब्रिटानिया करीब करीब 11% के आसपास का फॉल। तो ऑटो स्पेस और एफएमसीजी जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बीएससी लिमिटेड शानदार तेजी यहां रही, टाटा एलेक्सी लगातार तेजी में रहा, नए ऑल टाइम हाई बनाए। केपीआईटी टेक, केपीआर मिल और अदानी ट्रांसमिशन कुछ और ऐसे नाम जहां पर 200 से 225% के आसपास तक के रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप में एक शानदार तेजी दिखाई टीटीएमएल ने, जहां पर करीब करीब 1000% से ज्यादा का रिटर्न, 1100% आप कह लीजिए रिटर्न देखने को मिला। इसके अलावा ट्राइडेंट 273%, जेएसडब्ल्यू स्टील 250%, जिंदल स्टेनलेस, पॉलीप्लेक्स कुछ और ऐसे नाम जहां पर करीब करीब 200% के आसपास तक के मूव आते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक शानदार साल जो कि वित्त वर्ष जो कि इक्विटीज के लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो मूव है वो कई सारे सेक्टर में, इसमें ऑयल एंड गैस और मेटल, ये दोनों बाजी मारते हुए दिखाई पड़े। तो कई स्टॉक्स जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा कर दिए, रेस्पेक्टिव पॉकेट्स जो कि सुमित ने बताई, जहां से हमने एक अच्छा मुनाफा निवेशकों के हाथ लगते हुए देखा। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र में घरों की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। मुंबई के बिल्डर्स कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई एमएचसीआई के मुताबिक 1 साल में सीमेंट 100 रुपए प्रति बैग और स्टील 40,000 प्रति टन तक महंगा हो चुका है। इसके चलते मकानों की निर्माण लागत 15% तक बढ़ चुकी है। निर्माण लागत बढ़ने से देश भर के बिल्डर्स परेशान हैं। और अप्रैल से गुजरात में प्रॉपर्टी कीमतें 500 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ेंगी। क्रेडाई गुजरात ने इसका ऐलान किया है। क्या वजह है क्रेडाई के इस ऐलान की, जानने के लिए बात करते हैं मनीष देसाई से। मनीष बताइए, क्या कहा है बिल्डरों ने कीमतें बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो बिल्डर्स एसोसिएशन है क्रेडाई गुजरात, उन्होंने ये घोषणा की है 2 अप्रैल से वो प्रॉपर्टी की कीमतों में 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। ये बढ़ोतरी इसलिए नहीं है कि डिमांड बढ़ी है,
बल्कि बिल्डर्स एसोसिएशन का दावा है कि रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, चाहे वो स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ब्रिक्स या रेत भी हो, वो भी महंगी हो चुकी है। अगर बात की जाए तो पिछले साल मार्च 2021 में जो स्टील की कीमत 51 रुपये प्रति किलो हुआ करती थी, वो आज की तारीख में 80 रुपये प्रति किलो हो चुकी है, यानी एक साल में काफ़ी कीमतें बढ़ चुकी है। उसी तरह से सीमेंट की कीमतें जहां 340 रुपये प्रति बैग हुआ करती थी मार्च 2021 में, वो आज 480 रुपये प्रति बैग हो गई है। मतलब काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसी तरह से एल्यूमिनियम है, डीजल की कीमतों के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो चुका है, जो लेबर है वो भी काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण क्रेडाई ने अपनी कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, सबकी कीमतें 2 अप्रैल से बढ़ेगी। लेकिन बिल्डरों के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, कोई भी बड़ा शहर हो गुजरात का, जहां पर काफ़ी इन्वेंट्री है, 20 से 25% की इन्वेंट्री अभी भी पड़ी ही हुई है, वहां पर कीमतें कम होना तो नाम नहीं ले रही है, माल बिक भी नहीं रहा है, ऊपर से ये कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल होगा बिल्डर्स के लिए आने वाले समय में बढ़े हुए कीमतों के साथ अपना माल बेचना। इतना ही नहीं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट भी आना बंद हो चुके हैं, तो आने वाले समय में रियल एस्टेट के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। शुक्रिया मनीष, डिटेल्स बताने के लिए। तो क्रेडाई गुजरात ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। मुंबई के बिल्डर्स की क्या मंशा है वो भी हमने आपको बताई। तो सवाल ये है कि क्या बिल्डर्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ा रहे हैं, और क्या ये सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका है? इसी पर है आज का कंज्यूमर अड्डा। शाम 5:57 पर सस्ता घर टाइम ओवर। और 8 दिनों में 7 बार महंगाई का वार। दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। सभी डिटेल्स आपको देंगे आगे। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार चली गई हैं। पिछले 8 दिनों में 7 बार तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी की है, जिसके बाद 22 मार्च से अब तक कीमतें कुल 4 रुपए 80 पैसे बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने उपभोक्ताओं से बातचीत की। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर चुके हैं। पिछली बार दीपावली के समय पेट्रोल के दाम 110 रुपए करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 70 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे और डीजल 91 रुपये 47 पैसे के प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। इस वक्त पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं और बात करते हैं जो लोग पेट्रोल रोजाना डलवाते हैं, कितनी बड़ी समस्या हो गई है पेट्रोल डीजल के दाम? सर, पेट्रोल की समस्या बहुत दिक्कत आ रही है। इतनी सैलरी हमारी है, आधी सैलरी पेट्रोल के खर्चे में जाती है और आधी सैलरी रूम के रेंट में जाती है। बचता 1 रुपया नहीं है हमें। इससे बढ़िया फांसी लगा ले, सबसे बेस्ट उपाय यही है हमारा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, 100 रुपये आज क्रॉस कर गया दिल्ली में, क्या कहेंगे? बताइए सर। बताइए सर, क्या कह सकते हैं, ये बताइए। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ सोचते ही नहीं है सरकार हमारे बारे में। आम आदमी क्या करेगा? क्या चाहते हैं अभी कि दाम अभी थोड़ा तो कम होना चाहिए ना सर। इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो आप, कुछ तो देखिए। इतना भी नहीं होता ना। आम आदमी इतना परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये दाम बढ़ा रहे हैं। तो देख, दिल्ली में अभी 100 रुपये फिर से क्रॉस किया है, जबकि मुंबई में ऑलरेडी 115 रुपये के पार पहुंच चुका है। और पिछली बार दीपावली में जब इस तरह की स्थिति आई थी तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कट किया था और फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ वैट में कटौती करी थी, तब जाके एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई थी। लेकिन अब ऐसी आशंका है कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो पिछले 8 दिनों में 7 बार बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद ये बढ़ोतरी आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। अब देखना होगा कि सरकार कब इसमें दखल देती है और कब फिर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके आम लोगों को राहत देने का काम करती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और एडवेंचर के दीवानों के लिए ट्रायम्फ ने आज लॉन्च कर दी है टाइगर स्पॉट 660 बाइक। बाइक की कीमत है 9 लाख रुपए और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक है। इसे ट्राइडेंट 660 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन रेयर सब फ्रेम और डिजाइन डिफरेंट है। इसमें 660 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन लगा है जो 81 bhp की पावर जनरेट करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।